वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाइए। आज थोड़ा सा डियर सेशन थोड़ी सी डिले हो गई है। सो 8:30 के एवज में ये सेशंस आपको 9:30 में मिल रही है। बट कमिंग डे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने का रीज़न इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था। तो फिर से आ गए हैं आज के 9th जून को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज के सेशन से आपकी जनवरी से लेकर जून तक के भी क्वेश्चंस को मैं लाया हूं। तो आज के सेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया है जनवरी से लेकर जून तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और साथ में आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेके आ गया हूं, सो डैट आपका बैलेंस करंट अफेयर्स बना रहे और आपके एग्जामिनेशनों में किसी भी तरह का आपको किसी भी प्रकार की समस्या न आने दी जाए। बस आप सब्सक्राइब करो यूट्यूब को, हमारे यूट्यूब चैनल को, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, सो दैट यू आर नॉट लूजिंग द एनी सिंगल्स लेसन्स फ्रॉम माय साइड्स। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो डियर। और इसी वजह से मैं आपके पास बिल्कुल रिफाइन करंट अफेयर्स को लेके आ गया। ओके, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एमिनेंट अजीत। यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल that is eminent tutorials, and you can follow me at the rate of Facebook, that is eminent अजीत या eminent tutorials। टेलीग्राम पे आप आ जाओ ताकि आपको इनके जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स के पीडीएफ डेली वाइज आपको मिला करेगा। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक एंड यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आज के विचारों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट ब्रेन ऑफ नेशन में बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। आप किसी ग्रामीण व्यवस्था में रहते हो, किसी सुदूर गांव में रहते हो, आप ये कभी मत समझना कि आप काफ़ी पीछे हो सकता है कि जो बेस्ट ब्रेन है वो हमारे गांव में मिले या स्कूल में बैठने वाले बैक बेंचर्स भी मिल जाए। कभी कभी आपने देखा होगा जो स्टूडेंट शुरू में काफ़ी बेकार करते हैं, काफ़ी बेकार इन द सेंस की परफॉर्मेंस उनका थोड़ा पुअर होता है, और बाद में चल के वो टॉप कर जाते हैं। तो टॉप करने का वजह क्या है? लगातार लगे रहना। तो लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी जीत निश्चित है। आइए आज के जो डे है, आज जो 19 जून है, उसको हम किस रूप में मनाते हैं? तो वर्ल्ड सिकल से डे के रूप में मनाते हैं। ओके, द करंट थीम क्या है इसकी? जो आज का डे है उसकी करंट थीम क्या है? और वर्ल्ड सिकल डे को हम लोग मनाना कब से शुरू किए हैं? तो 2019 से इस डे को हम लोग मनाते हैं। और ये वर्ल्ड सिकल डे जो स्पेशली है, या सिकल सेल एनीमिया डे को आप बोल सकते हो। ये बेसिकली किस रूप में मनाया जाता है? तो आपके सेल को ऑक्सीजन से मिलता रहे, फ्रेश ऑक्सीजन से मिलता रहे, इसके एविडेंस को देखते हुए 19 जून को वर्ल्ड सिकल से एनीमिया डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी। और इसकी थीम क्या है? करंट थीम हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। ओके, इस पर हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड सिकल डे इज सेलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा? सिकल सेल या स्किल सेल आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस हेल्थ एजेंसीज के द्वारा मनाया जाता है। दिस डे प्रोवाइड द पीपल ए बेटर आइडिया अबाउट द सिकल सेल डिजीज। अब सिकल सेल डिजीज क्या होता है मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल कैंपेन्स टू इनकरेज पीपल टू फोकस on the sickle cell disease for their proper cure, safety for the people who are not suffering from it। सिकल सेल क्या होता है? ये आपका जो ब्लड सेल्स है, ओके, इस ब्लड के साथ देखो ऑक्सीजन कैरी करके आपके पार्टिकुलर सेल्स में जाता है। अगर किसी कारणवश ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल्स को नहीं हो पाता है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं सिकल सेल या बीमार सेल कहा जाता है। और ये लास्ट में सेल नेक्रोसिस हो जाता है, जिससे इन ऑर्गन डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ओके, तो इसी अवेयरनेस को देखते हुए कि आपको ऑक्सीजन का कंटेंट कम ना हो, इसलिए आपको अवेयर किया जाता है आज के दिन। इंडिया ने begins 2 year term as a non permanent यूएनसी मेंबर। ये जनवरी के सेशन के चल रहे हैं। आपको पता होगा
कि इंडिया को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर चुन लिया गया है। ये आपको पता है डियर। अगर बात करोगे कि यूएनसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, एक टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। आपके यूएनसी में कितने मेंबर हैं? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, and out of which the 5 members are the permanent and 10 members are नॉन परमानेंट। तो इंडिया को इसी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया गया है 2 सालों के लिए। द 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग, ये कौन कौन है? तो चाइना, फ्रांस, रशिया, रशिया फेडरेशन या यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन्हीं 5 मेंबर को वीटो पावर होता है। नॉन परमानेंट मेंबर कौन है? बेल्जियम, डोमिनिशियन रिपब्लिक, इस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट्स एंड Grenadines and South Africa and Tushania and Vietnam. The non-permanent members are elected for 2 years term by United Nations General Assembly. Okay, तो यूएनसी का जो मेंबर सेलेक्ट होता है यूएनजीए के द्वारा होता है। द 5 मेंबर ऑफ यूएनसी आर रिप्लेस एवरी ईयर्स। ये जो 5 मेंबर होते हैं इसके हमेशा हर साल में रिप्लेस किए जाते हैं। द मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड से सेलेक्ट किए जाते हैं। 3 मेंबर्स मस्ट आर फ्रॉम अफ्रीका। इसमें के 3 मेंबर क्या होंगे? अफ्रीका के होंगे। वाइल एशिया, वेस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से भी दो मेंबर चुने जाते हैं। तो एशिया से दो मेंबर चुने जाएंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड काउंसिल की जो शुरुआत हुई थी लंदन में, वो 17 जनवरी 1947 को यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिल की शुरुआत हुई थी। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर गिवन ए ग्रेट पावर इम्यूनिटीज दिया गया है, जिसे कहा जाता है वीटो पावर्स, which means if any of these countries veto a resolution, it can be passed even it has the 9 votes indeed। तो इसके लिए 9 वोट्स इनको होने होते हैं। इसके बाद ये वीटो पावर लगा सकता है किसी भी बिल पे, किसी भी संशोधन पे। तो देखो यूनाइटेड नेशनल जनरल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो इंडिया को 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर में कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और नॉन परमानेंट मेंबर में आपको पता होगा कि 3 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, किधर से? अफ्रीका से। और 2 मेंबर एशिया, वेस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से। ओके, इसकी पहली मीटिंग जो है 17 जनवरी 1947 को हुई थी लंदन के अंदर। अब देखो यूएनसी वाज एस्टैब्लिश। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना क्यों की गई? कीपिंग इन माइंड सर्टेन की फीचर्स। कुछ बातों को रखकर इनकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। पहला पॉइंट क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है? तो मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इनको स्थापित किया गया। इट टेक द लीड इन डिटरमाइनिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू पीस एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो जो भी शांति के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पर ये अपना डिटरमाइनेशन रख सकता है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी कैन आल्सो डिप्लॉय यूएन पिक पिक कीपिंग्स ऑपरेशन एंड इम्पोज सैंक्शंस ऑफ द स्टेट। और ये किसी को भी जो है इम्पोज भी कर सकता है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कैन आल्सो इम्पोज डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सर्विलांसेस, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड पेनल्टीज, ब्लॉकेज एंड इवन कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो अगर ऐसा कोई देश या ऐसा कोई राज्य जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिनके कारण जो है शांति भंग हो रही है, उस पर यह डिप्लोमेटिक एक्शन के साथ साथ वो डिप्लोमेटिक सर्विलांस करता रहता है और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, कुछ पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी उन पर मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है अगर वह देश, वह राज्य शांति के लिए अवरोधक साबित होता है तो। ओके, आप देखोगे कि जो आपके मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, बेल्जियम 2020 में बने हैं, डोमिशियंस रिपब्लिक 2020 में बने हैं, इस्टोनिया 2021, जर्मनी 2020, इंडोनेशिया 2020, नाइजीरिया 2021, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज 2021, साउथ अफ्रीका 2020, तुशानिया 2021 और वियतनाम 2021। और इंडिया को भी बनाया गया है
2021 से लेकर 2 साल बात करोगे तो 2023 तक यूएनसी का मेंबर भारत बना रहेगा। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर। आइए, यूनिसेफ टर्म्स past decade as deadly with the 1,70,000 ग्रेव वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। इन्होंने कहा है कि यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ 1,70,000 गंभीर उल्लंघनों के साथ पिछले दशक को घातक करार दिया है। जो हमारा लास्ट ईयर गया है, उस लास्ट ईयर को 2020 को बच्चों के लिए डेडली घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा? तो यूनिसेफ के द्वारा घोषित किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म था डियर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। ओके, रिलीज इट्स ईयर इन रिपोर्ट ऑन December 31, 2019, which term as the past decade as the deadly decades for children। तो 2020 का जो डेडली डिकेज है for children in conflict, more than 1,70,000 grave violation against children since 2010। तो देख रहे हो कि 2010 से लेकर 2019 तक यह जो डीके रहा है वो काफ़ी घातक हुआ है चिल्ड्रनों के लिए। ओके, ये रिपोर्ट किया गया यूनिसेफ में। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिसेफ ने किसके लिए डीके को घोषित किया है डेडली, तो वो आप बताओगे चिल्ड्रंस के लिए। और किस पीरियड तक? 2010 से लेकर 2019 के पीरियड, एक दशक की समाप्ति हो जाती है। अब 2020 से दूसरे दशक की शुरुआत हो गई है। ओके, चलें। द रिपोर्ट रिवील द नंबर ऑफ ग्रेव वायोलेशन। देखा गया है कि जो वायोलेशन अगेंस्ट द चिल्ड्रंस इंक्रीज ऑलमोस्ट 3 फोल्ड। कहा गया है कि चिल्ड्रन के खिलाफ जो वायोलेशन हो रहा है वो 3rd फोल्ड, मतलब 3rd टाइम्स इंक्रीज कर गया है। ओके, बिगनिंग ऑफ द डिके, मतलब 2010 से की जो शुरुआत करोगे और 2019 तक आते आते चिल्ड्रन के बीच में जो अपराध है, उनके बीच में जो वायलेशन है वो 3 टाइम्स बढ़ गया, ऑलमोस्ट 45 वायलेशन एवरी सिंगल डे। और कहा जा रहा है कि हर एक दिन लगभग 45 वायलेशन आपको देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। The report states since 1989, the number of countries experiencing conflict increases and a result of violations against children also increase। तो यूनिसेफ ने रिपोर्ट हाईलाइटिंग किया कि किलिंग पे, मैमिंग्स पे, सेक्सुअल वायलेंस पे, abductions पे and recruitment into armed groups cost millions of children their childhoods, dreams and even their life in the past decades। तो जिस तरह से उन पे सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं, किलिंग्स हो रहा है, एडाप्शन, उनको अडेप्ट किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आर्म्स ग्रुप्स में या मिलिट्री ग्रुप्स में या टेररिस्ट ग्रुप में। इस तरह से चिल्ड्रन पे जो वायलेशन है वो 3 टाइम्स बढ़ा है 2010 से लेकर 2019 तक में। और ऐसा माना जाए तो हर 45 वायलेशन जो होता है हर एक दिन देखने को मिलता है बच्चों के लिए, तो काफ़ी चिंता का विषय है। Indian welcome 67385 babies in the New Year Day, हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हो कि इंडिया ने एक दिन में, मतलब पहले 1 तारीख को जो है 67,385 चिल्ड्रंस को जन्म दिया है न्यू ईयर पे, विच इज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। द पीएम मोदी डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेसेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव इज मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, राष्ट्र के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मेट्रोलॉजी का इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस थीम को रखा गया है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। द प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो डेडिकेटेड भारतीय भारतीय निर्देशक द्रव्य एंड नेशनल एटॉमिक्स टाइम स्केल। इन्होंने एक इसको भी इनॉग्रेट किया था, भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक्स टाइम स्केल टू द नेशन, इस नेशन को समर्पित किया है। ऑन दिस ओकेजन ही आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टेप ऑफ द नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय पर्यावरण स्टैंडर्ड को भी इन्होंने क्या किया है, एक लेबोरेटरी है जो राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला
की भी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर ने रखी है नेशनल मेट्रोलॉजिकल डे पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। Dr. Harshvardhan, the Ministry of Science and Technology, Earth Science also marked his presence. The conclave is being organized by the Council of Scientific and Industrial Research. इस किसने ऑर्गेनाइज कराया था? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी CSIR और NPL के द्वारा, विच इज आल्सो एंटरिंग इनटू द 75th ईयर ऑफ इस रिसेप्शन, जिनका भी 75 साल हो गया है इनके बने हुए। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसान कल्याण मिशन। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च ए स्पेशल प्रोग्राम नेम किसान कल्याण मिशन। ये पूछा जा सकता है कि किसान कल्याण मिशन की स्थापना या इस स्कीम को किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो आप बोल पाओगे उत्तर प्रदेश ने। कब? जनवरी 6, 2021 को किया था, टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर ऑफ द स्टेट। द 3-week long campaigns for the welfare of farmer will be organized in every development block of all 75 डिस्ट्रिक्ट। तो पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक्स हैं उनमें अवेयरनेस एंड वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जाएगा फार्मर के लिए 3 वीक का, 3 सप्ताह का, ताकि आपके किसानों के इनकम को डबल किया जाए। और इस मिशन का नाम है किसान कल्याण मिशन। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है बेनिफिट ऑफ RODTP स्कीम टू ऑल एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम जनवरी 1। आपको पता होगा कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखोगे कि एक्सपोर्ट्स की जो गिरावट है वो 17.76% से गिर गया है। मतलब भारत में बने हुए मालों की दुनिया में जो पहुंच है वो 17.76% से गिरा है। और अगर बात करोगे तो 173.66 बिलियंस जो फंड है ये जो आपको गिर गया है। कब से? आप देख रहे होगे अप्रैल से लेकर नवंबर तक के फाइनेंशियल ईयर में या इस पीरियड में आपका एक्सपोर्ट काफ़ी गिरा है। तो अब गवर्नमेंट्स का ये पर्पस बनता है कि आप इस एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है बेनिफिट ऑफ RODTP स्कीम। ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ टैक्स रिफंड स्कीम। ये बेसिकली क्या है? टैक्स रिफंड स्कीम है टू ऑल एक्सपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम जनवरी 1, 2021। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन December 31, 2020। तो जो टैक्स उन्होंने आपने दे दिया था एक्सपोर्ट्स को, और टैक्स की वजह से जो आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे उसको रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट, ताकि आपको एक्सपोर्ट्स में आपको बढ़ोतरी मिल जाए। Government has approved the remissions of duties on taxes on exports products। तो और जो एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे जो ड्यूटीज होता है उनको कम कर लिया है। स्कीम इन द मार्च टू फॉर द reimbursement of the taxes and duties to export to give a boost to the country willing export। तो कंट्री के भारतीय को व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। India, as a food regulatory body, reduce the limit of trans fat level in foods। इंडिया की जो फूड रेगुलेटरी बॉडीज है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, FSSI इसको कहा जाता है, FSSI ने रिड्यूस किया है लिमिट ऑफ ट्रांस फैट लेवल इन फूड्स। ये पहले कितना था? ऑयल में 3% था, इसको इन्होंने कम कर दिया है 2%। तो 3% से 2% इसको कम कर दिया है ट्रांस फैट्स को। ओके। The reduction will be done from the current permissible limit 5% by an amendment to the Food Safety and Standard Regulation. The amendment was notified by the Food Regulatory Body on December 29, 2020, more than a year after it had issued a draft on the subject for consultations with the stakeholders. The revised regulation by FSSAI applied to Banaspati, that is hydrogenated oils, edible refined oils, bakery, shortenings, okay, margarines, and other medium of cookings like mixed fat spread and vegetables fat spread। जिस तरह से फैट्स जो है आपके बॉडी में जिस तरह से ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, इसके लिए उन्होंने इसको डिक्रीज कर दिया है 3% से 2%, ओके, का डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है ट्रांस फैट में। ग्लोबल कोविड-19 डेथ जो है
टू एक्सटेंड 4 मिलियंस। आप देख रहे हो कि जिस तरह से कोविड-19 का जो जिस तरह से असर देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि लगभग 4 मिलियंस पीपल की डेथ हो गई है पूरे विश्व में कोविड-19 से। ये रिपोर्ट तैयार किया है रिक्टर्स टैली। अकॉर्डिंग टू रिक्टर्स टैली ने कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ वर्ल्ड वाइड हैव पास ए ग्रीम्स माइलस्टोन ऑफ 4 मिलियंस ऑन जून 17, 2021। 17 जून तक 4 मिलियंस लोगों की मृत्यु हो गई है। एज मेनी कंट्रीज स्ट्रगल टू प्रोड्यूस एनफ कोविड-19 वैक्सीन टू इनकॉपुलेट देयर पॉपुलेशन। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो वैक्सीन प्रोडक्शन या परचेज करने में सक्षम नहीं है, तो इनकी वजह से ये जो डेथ रिपोर्ट है वो काफ़ी बड़ी है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थ इन बोस्टवाना। तो बोस्टवाना में जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डायमंड की भंडार देखने को मिला। बोस्टवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड मिला है, मतलब सबसे बड़ा हीरा आपको मिला है। बोस्टवाना डायमंड कंपनी ऑन जून 1, 2021 फाउंड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इन द ज्वाइनिंग्स माइंस इन बोस्टवाना। पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है किस खान में मिला है, तो आप बोल पाओगे बोस्टवाना के ज्वेनिंग माइन में मिला है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। बोस्टवाना इज द अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। और ये जो बोस्टवाना है वो अफ्रीका का, आपको पता होगा कि डायमंड के रूप में अफ्रीका सबसे नंबर 1 पे माना जाता है। और इसमें का जो बोस्टवाना है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि वैनिंग माइन है, इनका जो है सबसे बड़ा भंडार मिला है किसका डियर, तो डायमंड का भंडार देखने को मिला है। जिम्बाब्वे फर्स्ट प्रेसिडेंट कैनिथ कोआंडा की मृत्यु हो गई है। कैनिथ कोआंडा जो जाम्बिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई है। एंड इनको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है किनके द्वारा, तो जाम्बियास करेंट प्रेसिडेंट एडगर लुंगू के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। और ये ही वॉज 97 ईयर ओल्ड, यह 97 वर्ष के थे। ओके, करेक्ट। चलिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप रैंक पे आ गया है। और इंडिया की बात करो तो वो 43 रैंक पे अभी आया हुआ है। तो इंडिया मेंटेन इट्स 43rd रैंक ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, यह वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा निकाला जाता है। स्विट्जरलैंड टॉप 2021 रैंकिंग फॉलोड बाय स्वीडन एट द सेकेंड। और स्वीडन जो है सेकेंड रैंक पे आपको देखने को मिलता है, जबकि इंडिया 43rd रैंक पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो स्विट्जरलैंड आप देख रहे हो प्लस में जा रहा है। दूसरा क्या है, स्वीडन है। तीसरा क्या है, डेनमार्क है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, आपको अब थर्ड रैंक पे आप बात कर सकते हो कौन है, तो डेनमार्क है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 43, नंबर वन रैंक हो गया स्विट्जरलैंड, सेकंड हो गया स्वीडन एंड थर्ड हो गया डेनमार्क। इनको याद रखने की कोशिश करेंगे डियर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग लिस्ट कंप्राइज ए टोटल ऑफ, ये 64 नेशन का, 64 नेशन का इनोवेशन है। Innovation, digitalization, welfare benefit, and social cohesion were the key to economic performance in 2021। मतलब उस कंट्री में आपका इनोवेशन में कितना परफॉर्मेंस रहा है, डिजिटलाइजेशन में क्या रहा है, वेलफेयर क्या बेनिफिट मिला है, इनको मिलाकर ये 64 कंट्री का एक रैंक निकाला जाता है। While Denmark moved on the spot down to the third rank, the Netherlands retained fourth place and Singapore slipped the fifth place फ्रॉम इट्स टॉप रैंकिंग 2020। ओके, तो स्विट्जरलैंड जो है टॉप रैंकिंग पे है, सेकंड पे स्वीडन है एंड थर्ड पे डेनमार्क है। इंडिया 43 रैंक है। इनमें इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन एंड वेलफेयर पे काम करने वाले 64 कंट्रियों का एक ग्रुप है, इसका रिपोर्ट तैयार किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च किया कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर। जैसा कि आपको पता होगा कि जिस तरह से थर्ड वेव की पॉसिबिलिटीज वैज्ञानिकों ने दिया है, एंड दैट इज डेडली फॉर द चिल्ड्रंस स्पेशली, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रंट लाइन वर्कर को तैयार किया है। और दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन जून 18, 2021 virtually launched the customized crash course program COVID-19 frontline worker
While addressing the event, PM Modi said that the government is committed to providing free of cost coronavirus vaccine to everyone. और फिर रिपीट किया है कि गवर्नमेंट बाध्य है, सरकार बाध्य है कि आपको फ्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगे. He added that the vaccination coverage in the country will be expanded from 21 June and the same facility will be provided to the people above 18 years which have been provided to those above 45 years. तो जिस तरह से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी तरह से 18 साल के ऊपर सभी लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को कस्टमाइज ट्रेनिंग देने की बात की है और इन्होंने करीब 1 लाख वर्कर्स को तैयार करने का प्रोग्राम किया है. थैंक यू टू वॉच आवर चैनल्स. आप मेरे को फॉलो कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल टेलीग्राम पे, ताकि आपको पीडीएफ मिला करे. सब्सक्राइब करो आप यूट्यूब चैनल को, ताकि आपके एक भी लेसन्स मिस ना हो. आप मेरे को फॉलो करो फेसबुक पे, ताकि कम्युनिकेशन आपका हमारा होता रहे. और आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो एमिनेंट अजीत. आपको पता है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशनों में सिलेक्शन चाहते हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया अपने करंट अफेयर्स में. पहले मैं जनवरी से लेकर जून तक के सेशन को शुरू करूंगा, फिर आज के डेली न्यूज एनालिसिस पे आप पे चर्चा करूंगा. ओके, डे बाय डे इसकी लेंथ बढ़ेगी डियर. अगला सेशन हो सकता है 40 मिनट्स का हो जाए आपके लिए. ओके, जस्ट इट्स स्टार्ट टुडे. थैंक यू. सो आपका लेशन ना मिस हो, इसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करो एमएनएन ट्यूटोरियल. मैं फिर से आपको रिग्रेट्स कर रहा हूँ कि थोड़ी सी लेट हुई आज, बट सेशन मिलेगी आपको.